वेलकम इन फार्मापीडिया। हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। फार्माकोलॉजी में हमने लेक्चर नंबर 35 स्टार्ट किया था। टॉपिक का नाम था एंटी डायबिटीज़ ड्रग। तो इसका पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया था डायबिटीज़ के बारे में, कितने टाइप की डायबिटीज़ रहती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इंसुलिन कैसे बनता है, इसका क्या रोल रहता है डायबिटीज़ में। आज पार्ट 2 में हम एंटी डायबिटीज़ की जो इम्पोर्टेंट ड्रग है, जो क्लास है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एंटी डायबिटीज़ ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो 8-9 क्लास है एंटी डायबिटीज़ की, उसमें से 5-6 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली जो क्लास है उसका नाम है सल्फोनाइल यूरियाज। ये जो सल्फोनाइल यूरियाज है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके अंदर 2 जनरेशन आती है, एक आती है फर्स्ट जनरेशन और दूसरी है सेकेंड जनरेशन। दोनों ही क्लास इंपॉर्टेंट है, दोनों के ड्रग के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। जो फर्स्ट क्लास जनरेशन की ड्रग है सल्फोनाइल यूरिया की, उसके अंदर ड्रग आती है टोलब्यूटामाइड, दूसरी है क्लोरप्रोपामाइड। और सेकेंड जनरेशन की जो ड्रग है, इनके नाम थोड़े मिलते जुलते हैं। मैक्सिमम सारे ड्रग के नाम जी से स्टार्ट होते हैं, जैसे ग्लिपिजाइड है, ग्लिक्लाजाइड है, ग्लिम्पिराइड है। तो ये सारे ड्रग आपको नाम से ही पता चल जाएगी। और ये सल्फोनाइल यूरिया का क्या मैकेनिज्म है वो सब हम आगे देखने वाले हैं अभी। इसके बाद दूसरी जो क्लास है वो है मैग्लीटिनाइड्स। तो ये जो मैग्लीटिनाइड्स ड्रग है, इसके अंदर रेपिग्लिनाइड और नेटग्लिनाइड ड्रग आती है। अब ये जो स्टार्टिंग की 2 क्लास मैंने बताई है, इन दोनों क्लास का जो मैकेनिज्म एक्शन है वो अभी हम एक्शन क्या रहता है। ये दोनों क्लास की ड्रग करती है इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देती है बीटा सेल में। तो ये इन दोनों क्लास का कॉमन मैकेनिज्म एक्शन है। वैसे हम इंडिविजुअल इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद बाकी जितनी भी अब क्लास आएगी वो इनडायरेक्टली क्या करेगी, ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाती है और नहीं भी बढ़ाती है। बट ये जो स्टार्टिंग की दोनों क्लास ही इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो तीसरी क्लास है उसका नाम है बाइगुआनाइड। ये बाइगुआनाइड क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर 2 फेमस ड्रग आती है। पहली है मेटफॉर्मिन, जिसके बारे में आपने सुना होगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा ये ड्रग बिकती है मेटफॉर्मिन। और दूसरी है फैनफॉर्मिन, इसी का ही डेरिवेटिव्स है। तो मेटफॉर्मिन फैनफॉर्मिन कैसे एक्शन देती है वो सब अभी हम देखेंगे। चौथी जो ये क्लास है इसका नाम है थायाएजोलिडाइडायोन्स। तो ये रिंग के स्ट्रक्चर पे ही इनका नाम रखा गया है। जैसे बाइगुआनाइड, तो ग्वानाइड आपको पता है मोइटी रहती है, तो बाइगुआनाइड मतलब 2 ग्वानाइड। इसी तरह थायाएजोलिडाइडायोन्स, तो इसके बारे में भी देखेंगे हम। इसके अंदर 2 ड्रग आती है, 2-3 ड्रग है, अभी यहाँ मैंने 2 लिखी है, पायाग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन। और इसके बाद जो 5वीं क्लास है वो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर एक एंजाइम है। इस एंजाइम को इनहिबिट करने वाली ड्रग 2 ड्रग है इसके अंदर, एकार्बोस और मिग्लिटोल। ये दोनों ड्रग इंपॉर्टेंट है, तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है क्लास है ड्रग की 6ठे नंबर की, वो है DPP4 इनहिबिटर। DPP क्या है, एक एंजाइम है, डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडाइडेज एंजाइम है। इसका क्या रोल रहता है वो अभी हम देखने वाले हैं। इसके अंदर ड्रग आती है सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये 2 इंपॉर्टेंट ड्रग है, एलोग्लिप्टिन, सारे लास्ट में ग्लिप्टिन ही नाम आ रहा है। तो ये 2 ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है 7वें नंबर की, वो है SGLT2 इनहिबिटर। अब इस SGLT2 ये नई क्लास है, इसका क्या रोल रहेगा ये भी हम देखने वाले हैं। इसका फुल फॉर्म रहेगा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ये जो अपने किडनी के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते इस क्लास के ऊपर, बस ड्रग के नाम आपको पता होना चाहिए कि एंटी डायबिटीज़ की ड्रग है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो GLP, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड डेरिवेटिव। तो इसकी इसमें 2 ड्रग है, एक्सटेनाटाइड और लीराग्लूटाइड। तो इन दोनों ड्रग के बारे में एग्जाम में पूछे गए हैं। और एक फाइबर्स है जो यूज़ किया जाता है, ग्वारगम, वो भी एंटी डायबिटीज़ जैसे यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये पूरा क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल सी क्लास के बारे में पूछ लेंगे, ये ड्रग किस क्लास की है। तो क्लासिफिकेशन की इंपॉर्टेंट ड्रग आपको याद रखनी ही, 1-2 ड्रग तो याद रहनी ही चाहिए। आपको पता आना चाहिए कि DPP4 इनहिबिटर किस क्लास की ड्रग है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एंटी डायबिटीज़ की ये क्लास है। अब हम पढ़ेंगे सल्फोनाइल यूरिया जो ड्रग क्लास है इसके बारे में। तो ये बहुत फेमस क्लास है।
तो ये जो सल्फोनाइल यूरियाज है ये क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है जो इन सभी ड्रग के अंदर कॉमन रहता है। ये सल्फोनाइल यूरियाज क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। देखो आपको पता है यूरिया का स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये यूरिया का स्ट्रक्चर रहता है। उस यूरिया के इस नाइट्रोजन पे अगर मैं सल्फ़र लगाऊं और सल्फ़र पे दो ऑक्सीजन लगा देता हूँ ऐसे, तो इसको सल्फोनाइल बोलते हैं। तो ये क्या, ये है सल्फोनाइल और ये है यूरिया। तो ये मोइटी क्या सभी इस क्लास की जितनी भी ड्रग उन सब में ये मोइटी कॉमन रहने वाली है। जैसे भी कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, टोल ब्यूटामाइड। तो टोल ब्यूटामाइड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो देखो ये सल्फ़र ऑक्सीजन और ये हो गया आपका यूरिया, ये पूरा यूरिया बन गया, ऑक्सीजन है ऊपर और ये NH है, डबल बॉन्ड NH। और यहाँ पे अगर मैं क्या लगाता हूँ, देखो क्या टोल ब्यूटामाइड, तो ब्यूटा मतलब क्या 4 कार्बन, तो यहाँ पे मैं 4 कार्बन लगा देता हूँ ऐसे, तो ये ब्यूटा हो गया। और टोल मतलब टोलोइन, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बेंजीन रिंग लगा देता हूँ और ये CH3 लगा देता हूँ, तो मतलब ये टोलुइन रिंग है और ये ब्यूटाइल ग्रुप है, तो टोल ब्यूटामाइड ऐसे नाम हुआ। इसी तरह क्लोरप्रोपामाइड में क्या होगा, इस टोलुइन की CH3 की जगह Cl लग जाएगा और प्रोपामाइड मतलब P, मतलब यहाँ क्या 3 कार्बन रहेंगे, प्रोपेन वाला मोइटी रहेगा। इस तरह से इनके नेम बनते हैं। अभी मेडिसिन केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं अच्छे से स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कैसे नॉमेनक्लेचर होता है। बट आजकल एग्जाम में इतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो इसलिए आप मेन इंपॉर्टेंट ड्रग के नेम और उसके मैकेनिज्म एक्शन और साइड इफेक्ट याद करोगे तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है सल्फोनाइल यूरिया के अंदर 2 जनरेशन की क्लास है, एक है टोल ब्यूटामाइड वाली जिसको फर्स्ट जनरेशन, क्लोरप्रोपामाइड ये भी फर्स्ट जनरेशन की है। दूसरी है सेकंड जनरेशन की क्लास जो अभी हमने आगे देखी थी, जिसके अंदर ग्लिपीजाइड, ग्लिक्लाजाइड ये सब क्लास की ड्रग आती है और ये GG नाम से स्टार्ट होगी सेकंड जनरेशन की। तो पहले तो देखेंगे ये पहली जनरेशन और दूसरी जनरेशन में डिफरेंस क्या है। तो ये जो पहली जनरेशन की जो ड्रग थी टोल ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा रहते थे, जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया बहुत कॉमन साइड इफेक्ट रहता था। जब ये ड्रग थोड़ी ओवरडोज हो जाती थी तो पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम तो करना है बट इतना कम हो जाता था कि पेशेंट बेहोश ही हो जाता था। तो हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन हो जाती थी कई बार। तो उस केस में क्या है कि ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग है वो लोग अवॉइड करते थे। फिर नई जनरेशन आई सेकंड जनरेशन, वो भी हाइपोग्लाइसेमिया करती है बट बहुत थोड़े कम चांस है, इसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट थोड़े कम हैं। जो सेकंड जनरेशन ये थोड़ी ज़्यादा पोटेंट भी है तो इसका कम डोज ही यूज़ होता है। तो इन दोनों जनरेशन में इतना ही फ़र्क है। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो आपको पता है कि इंसुलिन कैसे रिलीज होता है वो मालूम पड़ जाएगा आपको, तो आप इजीली समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम चैनल रहता है बीटा सेल में, और ये पोटेशियम चैनल नॉर्मल केस में क्या है, पोटेशियम सेल के अंदर ज़्यादा रहता है और सोडियम बाहर आता रहता है। तो होता क्या है कि यहाँ ADP जुड़ा रहता है। अब मैं पूरा मैकेनिज्म तो नहीं बताऊँगा, मैं आइडिया देता हूँ आपको। और ये ATP बनता है। तो होता क्या है कि नॉर्मल केस में ग्लूकोज अंदर आता है, ग्लूकोज 4 रिसेप्टर है, ग्लूकोज GLUT जो मैं आपको फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। इस रिसेप्टर के थ्रू ग्लूकोज बीटा सेल के अंदर आता है और इस ग्लूकोज की वजह से क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट होती है। लास्ट में क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप आएगा, इस ADP को ATP से कन्वर्ट करेगा। जैसे ही ATP बनेगा तब ये पोटेशियम चैनल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। पोटेशियम चैनल क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, ये मेम्ब्रेन पूरी डीपोलराइज हो जाएगी। मेम्ब्रेन जब डीपोलराइज हो जाएगी तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल होते हैं अंदर, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो कैल्शियम चैनल क्या है, बीटा सेल के अंदर जो इंसुलिन बना हुआ है वेसिकल्स के अंदर, इसका रिलीज बढ़ा देगा। तो ये मैकेनिज्म एक्शन रहता है नॉर्मल केस में जब ग्लूकोज अंदर आता है तब। पर ये जो सल्फोनाइल यूरिया ड्रग है ये क्या करेगी, डायरेक्टली ही इसी पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर लेगी। यहाँ ग्लूकोज की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, मतलब इसने डायरेक्टली ही क्या किया, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक किया। जैसे पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो गया तो ये ADP से ATP बनी, फाइनली डीपोलराइज हुई मेम्ब्रेन, कैल्शियम चैनल एक्टिवेट हो गया और बीटा सेल में एक इंसुलिन रिलीज हो गया। मतलब जो ग्लूकोज काम कर रहा था इंसुलिन रिलीज कराने का बीटा सेल के अंदर, वो इस ड्रग ने कर लिया। तो देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, बाइंड विद द सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर एंड इनहिबिट द पोटेशियम कंडक्शन। जैसे पोटेशियम कंडक्शन बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, तो हो गया कि डीपोलराइजेशन हो जाएगी बीटा सेल और इंसुलिन रिलीज हो जाएगा। तो सिंपल सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया है और वेट गेन भी हो जाता है। जो थिन लोग होते हैं वो जब ये ड्रग लेते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। तो ये 2 ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। हाइपोग्लाइसेमिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा गया है।
नेक्स्ट जो अपनी क्लास है उसका नाम है मिगलिटिनाइड। ये जो मिगलिटिनाइड है और ये सल्फोनाइल यूरिया दोनों का सेम ही मैकेनिज्म एक्शन रहता है। मिगलिटिनाइड ड्रग क्या करती है, ये भी पोटेशियम चैनल को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी, और इनडायरेक्टली ये क्या करेगी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करेगी और इंसुलिन रिलीज को बढ़ा देगी। इसके अंदर दो ड्रग आती है, रेपिग्लिनाइड और नेटग्लिनाइड। अभी जो मिगलिटिनाइड ड्रग है ये थोड़ा क्या करती है, सल्फोनाइल यूरिया के कंपेयर में थोड़ा कम हाइपोग्लाइसीमिया करेगी, वेट कम भी ये करती है। सल्फोनाइल यूरिया के क्या बहुत सारे साइड इफेक्ट्स रहते हैं, तो इस वजह से मिगलिटिनाइड एक नई क्लास आ गई जो नॉन सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव है, फिर भी ये पोटेशियम चैनल को क्या करती है, इनहिबिट करती है। तो कहीं पर एग्जाम में आए कि नॉन सल्फोनाइल यूरियाज ड्रग इनहिबिट पोटेशियम चैनल, ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि मिगलिटिनाइड और सल्फोनाइल यूरिया के दोनों का मैकेनिज्म एक्शन सेम है, पर इसके थोड़ा साइड इफेक्ट्स कम रहते हैं, इसलिए ये ड्रग थोड़ी फेमस हो गई है। इसके अंदर ड्रग आती है रेपिग्लिनाइड और नेटग्लिनाइड, ये दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म एक्शन आपको पता चल गया, साइड इफेक्ट वही है सल्फोनाइल यूरिया के, पर थोड़ा कम इंटेंस रहते हैं साइड इफेक्ट इसके। अभी जो तीसरी क्लास है उसका नाम है बाइगुआनाइड्स। अभी जो बाइगुआनाइड्स है तो आपको पता है ग्वानिडिन रिंग किसको बोलते हैं, तो ये आपने कहीं ना कहीं ग्वानिडिन रिंग के बारे में देखा होगा या सुना होगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ ग्वानिडिन रिंग मतलब ग्वानिडिन चेन किसको बोलते हैं। भूल से रिंग निकल गया मुंह से, बट ये चेन होती है ग्वानिडिन। तो देखो ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी NH लगा दिया ग्रुप मैंने, और यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन लगाऊँ तो यूरिया बन जाएगा, बट अगर यहाँ पे भी मैं नाइट्रोजन ही लगाता हूँ तो उस केस में तो ये क्या बनेगी, ग्वानिडिन बनेगी। तो बाई ग्वानिडिन का मतलब क्या हुआ कि दो ग्वानिडिन है, तो यहाँ से फिर से ये NH आ जाएगा, फिर से कार्बन, इसके ऊपर NH आ जाएगा और फिर से यहाँ NH आ जाएगा, तो ये क्या होगा, बाई ग्वानिडिन। तो जितनी भी बाई ग्वानिडिन के अंदर ड्रग आती है सबके अंदर ये चैन तो रहेगी। अब पहली जो ड्रग है मेटफॉर्मिन, तो इसमें मेटफॉर्मिन क्या रहेगी, जो पहला जो नाइट्रोजन इसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे, ये हाइड्रोजन हट जाएगा। तो जब दो मिथाइल ग्रुप लग जाएंगे तो ये जो ड्रग बनेगी उसका नाम है मेटफॉर्मिन। फैनफॉर्मिंग में क्या होगा, यहाँ फिनाइल इथाइल ग्रुप लग जाएगा। आप स्ट्रिक्ट से गूगल पे देख सकते हो, इतना ही डिफरेंस है। अभी जो मेटफॉर्मिन ड्रग ये बहुत ज़्यादा मार्केट में बिकती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो ड्रग है ये इंसुलिन के रिलीज़ को नहीं बढ़ाती, फिर भी ये ग्लूकोज का लेवल क्या करती है, कम करती है। कैसे करती है, तो देखो पहला तो ये इनहिबिट करेगी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को। जब अपनी फैट का मेटाबॉलिज्म होता है या जो कार्बोहाइड्रेट है उनका मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे क्या ग्लूकोज रिलीज होता है, वो प्रोसेस ये रोक देगी। मतलब ग्लूको का न्यू जो जेनेसिस होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना होता है, उस प्रोसेस को रोकेगी। तो मतलब अपने बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, उस प्रोसेस को इसने रोक दिया। दूसरा इसका जो मैकेनिज्म है वो है इंटरफेयर माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन फंक्शन। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एटीपी बनाती है। उसी एटीपी का हम यूटिलाइज करते हैं, अपने में एनर्जी आती है, जो एटीपी आपने फॉर्म सुना होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज फाइनली क्या बनाता है, NADPH बनाता है। NADPH क्रेब साइकिल से NADPH2 NADPH, ये NADPH क्या माइटोकॉन्ड्रिया के जो रेस्पिरेटरी चेन साइकिल के अंदर जाते हैं, वहाँ से ये क्या कराते हैं, NADPH ATP बनाते हैं। तो मतलब एक ग्लूकोज 36 ATP बनाता है, ये प्रोसेस रहती है। अब जब ये मेटफॉर्मिन दे दी, उसने क्या किया, ये जो NADPH से 36 ATP बनती है, पूरे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 36 ATP बनती है, इस प्रोसेस के साथ इसने इंटरफेयर कर लिया। तो होता क्या है कि एक ग्लूकोज से 36 ATP बननी चाहिए, बट इस मेटफॉर्मिन ने क्या किया, 8 ग्लूकोज से ATP प्रोडक्शन कम कर लिया। कैसे किया, इसने इंटरफेयर किया किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन के फंक्शन के अंदर। तो सपोज करो एक ग्लूकोज से अब 2 ATP ही बन रही है, पहले 36 बन रही थी। तो अब ग्लूकोज का जो कंजप्शन है, पहले 1 से 36 बन रही थी, अब क्या है 1 से 2 ही बन रही है ATP, ये एग्जाम्पल है। तो होगा क्या कि ग्लूकोज का जो कंजप्शन है वो बढ़ जाएगा, तो ग्लूकोज जल्दी जल्दी यूटिलाइज होगा, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज का कंजप्शन बढ़ जाएगा, और साइड में क्या होगा, ग्लूकोज की ज़्यादा कमी हो जाएगी, तो अपने बॉडी में एक एरोबिक साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। रेस्पिरेटरी चेन, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन क्या है, ऑक्सीजन वाली साइकिल है, तो एक एनएरोबिक साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगी। जब एनएरोबिक साइकिल अपनी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उस केस में जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। तो इस ड्रग का एक साइड इफेक्ट है, वो है लैक्टिक एसिडोसिस करती है। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट क्या है, तो ये क्या करेगी, ये लैक्टिक एसिडोसिस करती है। कैसे करती है, तो आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रियल के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करेगी, वहाँ ATP का प्रोडक्शन कम होगा, ग्लूकोज का कंजप्शन ज़्यादा होने लग जाएगा। उसी के साथ साथ क्या होगा, एनएरोबिक साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है। एनएरोबिक साइकिल जब स्टार्ट होती है
तो उस केस में लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। जब बहुत ही ज़्यादा लैक्टिक एसिडोसिस होगा किसी पेशेंट के अंदर तो होगा क्या, उसके जो हार्ट की जो सेल है वो क्या डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हार्ट के पेशेंट के लिए मेटफॉर्मिन कंट्राइंडिकेट भी हो जाती है और लैक्टिक एसिड और सेल डेड भी कर लेती है। तो ये सब इसके साइड इफेक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा इसका मैकेनिज्म एक्शन है वो क्या है, ये इनहिबिट करेगी ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन। जब कोई इंसान कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेगा तो जो अपनी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको भी ये रोकेगी। तो आप देखो मेटफॉर्मिन कहीं भी इंसुलिन के रिलीज को नहीं बढ़ा रही है, ये क्या करेगी, ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड के अंदर वो कम कर रही है डिफरेंट मैकेनिज्म एक्शन से। तो ये आपको पता चल गया। अब हम इसके साइड इफेक्ट देखेंगे। तो पहला है लैक्टिक एसिडोसिस और ये एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा साइड इफेक्ट है ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करती है, उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर इंटरफेयर करती है। तो जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। तो इनडायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं पर्नीशियस एनीमिया किस ड्रग का साइड इफेक्ट है। तो एग्जाम में अगर मेटफॉर्मिन होगा तो इसका साइड इफेक्ट ही है। और ये ड्रग कंट्राइंडिकेट रहेगा एल्कोहलिक पर्सन के लिए, क्योंकि जब एल्कोहलिक पर्सन जब एल्कोहल लेता है तो एल्कोहल ज़्यादा कंजप्शन करता है एल्कोहल का, तब वहाँ पे भी क्या आता है, लैक्टिक एसिड बनता है। तो वहाँ लैक्टिक एसिड बनेगा और यहाँ इस ड्रग की वजह से भी लैक्टिक एसिड बनेगा। तो हाइपर लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा जिससे सेल डिग्रेड हो जाएगी। और आपको पता है एल्कोहल खुद भी क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करता है, हाइपोग्लाइसीमिया उसका एक्शन रहता है एल्कोहल खुद का भी। तो जब हमने बाहर से भी मेटफॉर्मिन दे दी, उसने भी ग्लूकोज का लेवल कम कर लिया और एल्कोहल खुद भी ग्लूकोज का लेवल कम कर रहा है, तो हो क्या रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा हो जाएगा, पेशेंट को चक्कर भी आ सकता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ड्रग है, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है उसका नाम है थायाएजोलिडाइओन डेरिवेटिव। तो ये थायाएजोलिडाइओन जो डेरिवेटिव वाली जो ड्रग है इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्या एक रिंग सिस्टम है, पहले ये रिंग क्या है वो देख लेते हैं। देखो एक 5 मेंबर की रिंग है ऐसी, एक जगह नाइट्रोजन लगा है, एक जगह लगा हुआ है सल्फर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से। वापस बनाता हूँ, थोड़ा स्ट्रिक से, सही नहीं बना है ये। तो देखो ये है 5 मेंबर की रिंग और ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी क्या ऑक्सीजन है। तो देखो ये थाया एजो और ये डायोन, ये 2 ऑक्सीजन लग गए। और लीडिन का मतलब अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ इन सब रिंग के नोमेनक्लेचर के बारे में। अगर एक डबल बॉन्ड होता तो क्या होता, तो थायोएजोलिन होता। जब एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो लीडिन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये कॉमन पाया जाता है इन सभी ड्रग के अंदर। अब इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है पायाग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन और थायालिटाजोन। तो ये तीनों ड्रग इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये ड्रग किस क्लास से बिलोंग करती है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ड्रग करती क्या है, ये करती है जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन के जो रिसेप्टर रहते हैं GLUT2 या T4, ये सब रिसेप्टर मैं पार्ट फर्स्ट के अंदर बता चुका हूँ। तो इन रिसेप्टर की कमी जब किसी सेल के अंदर हो जाती है तो उसके रिसेप्टर को बढ़ा देती है, मतलब ये नंबर ऑफ रिसेप्टर बढ़ा देती है। जब रिसेप्टर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज ज़्यादा इन रिसेप्टर बाइंड होगा तो इनडायरेक्टली इंसुलिन ही ज़्यादा रिलीज हो रहा है। तो ये क्या करती है, एक्सप्रेशन करती है न्यू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का। दूसरा ये कैसे करती है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये रिसेप्टर तो बढ़ाती है पर कैसे बढ़ाती है। तो ये एक्टिवेट करेगी PPAR गामा को। अभी PPAR गामा क्या है, तो ये प्रोक्सिमल प्रोलिफरेटिव एक्टिवेट रिसेप्टर। जब इसको रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी जिससे क्या है न्यू रिसेप्टर बन जाते हैं। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन इतना डीप से नहीं जानना अपने को इतना याद होना चाहिए, ये PPAR गामा को एक्टिवेट करती है। एक ड्रग है जिसका नाम है क्लोफिब्रेट, वो क्या करती है, वो PPAR अल्फा को स्टिमुलेट करती है। वो ड्रग हम हाइपरलिपिडर्मिक के अंदर पढ़ेंगे, एंटी हाइपरलिपिडर्मिक की क्लास की ड्रग है वो अभी चैप्टर मैंने अभी नहीं कवर किया है, जब मैं करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो ये ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की ड्रग के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन अल्फा को करती है, कौन गामा को करती है। और इसके बाद इस ड्रग का एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये ड्रग क्या करती है, ये रिवर्ट करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। जब इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है डायबिटीज 2 के अंदर, तो जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस उसको कम करेगी, मतलब जो इंसुलिन काम कर नहीं पा रहा है उस काम को ये बढ़ा देगी, इंसुलिन के रिसेप्टर को फिर से एक्टिवेट कर देगी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी ड्रग है जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस को रिवर्ट करती है।
तो वो है थाया एजोलिडायोन की जो ड्रग है, पायाग्लिटाजोन, रोसिग्लिटाजोन और थायाडिलाजोन जो भी ड्रग है। अब इन ड्रग का कुछ साइड इफ़ेक्ट है जिनकी वजह से ये ड्रग काफ़ी बदनाम हो चुकी है। तो पहला जो थायाडिलिटाजोन ड्रग है, इसकी साइड इफ़ेक्ट लीवर टॉक्सिसिटी, जिसकी वजह से ये ड्रग क्या बैन हो गई है मार्केट में। पायाग्लिटाजोन है, ये भी क्या करती है, ये भी ब्लैडर कैंसर करती है। और जो रोसिग्लिटाजोन है, ये क्या करती है, LDL का लेवल बढ़ा देती है। तो ये याद रखना अपने को। तो देखो, थायाग्लिटाजोन लीवर टॉक्सिसिटी की वजह से क्या बैन हो चुकी है, पायाग्लिटाजोन क्या ब्लैडर कैंसर की वजह से बैन हो चुकी है। तो कभी भूल भी जाओ तो पाया पी को अगर उल्टा करोगे तो ऐसा बी जैसा लगता है, तो बी मतलब ये ब्लैडर कैंसर करती है। तो मुझे पायाग्लिटाजोन का हमेशा याद रहता। इसी तरह हम इन दोनों के नाम भी याद कर सकते हो, दोनों के साइड इफेक्ट भी याद कर सकते हो। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ये 5वें नंबर की क्लास है। इसके अंदर 2 ड्रग आती है जिसका नाम है ए-कार्बोस, दूसरी है मिग्लीटोल। अब ये जो ए-कार्बोस है ये क्या है, ये ओलिगोसेक्राइड है। ये मिग्लीटोल क्या है ये आप गूगल पे सर्च करो और मुझे बताओ, क्योंकि ए-कार्बोस के बारे में एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था जीपेट 2018 में कि ए-कार्बोस क्या है। तो ये ओलिगोसेक्राइड है। और मिग्लीटोल क्या है ये आप मुझे बताओगे। आल्सो कॉल्ड स्टार्च इनहिबिटर क्यों बोलते हैं, तो वो मैं बताता हूँ कि जब हम जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जो पॉलीसेक्राइड जिसके अंदर स्टार्च जैसे पॉलीसेक्राइड आते हैं, तो आपको पता है स्टार्च अपने इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि ये है पॉलीसेक्राइड। तो एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। वो ये एंजाइम क्या करेगा, इस स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। फिर ये सिंपल ग्लूकोज अपने इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे और अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देंगे। और डायबिटीज़ का पेशेंट होगा उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको पता है डायबिटीज़ के सिम्टम आने लग जाएंगे। तो हमने क्या किया, बाहर से ये ए-कार्बोस ड्रग दे दी। ए-कार्बोस क्या है, स्टार्च जैसी ही दिखने में ओलिगोसेक्राइड है। तो ये अल्फा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम क्या हुआ, ये कंफ्यूज हो गया, वो उसने इसका मेटाबॉलिज्म करना चालू कर लिया। मतलब स्टार्च का मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, इसने ए-कार्बोस की ओर काम करना चालू कर लिया। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, स्टार्च का मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं बना और फाइनली स्टार्च एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वैसा का वैसा इंटेस्टाइन में निकल गया। तो इनडायरेक्टली क्या ग्लूकोज का लेवल कम ही कर रही है, जो अपने कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिल रहा है उसका लेवल ये कम कर रही है। वो ए-कार्बोस का मेटाबॉलिज्म भी हो जाएगा फिर भी ये अपने इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो ये इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके बाद जो 6ठी क्लास है उसका नाम है DPP4 इनहिबिटर। DPP क्या है, तो पहले इसी के बारे में पूछते हैं एग्जाम में। DPP है डाईपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज। तो अब इसका क्या रोल है, इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, जितनी भी ग्लिप्टिन है वो सारी DPP4 इनहिबिटर ड्रग है। अब इनका रोल क्या रहता है वो हम देखेंगे, कैसे ये ग्लूकोज का लेवल कम करती है। तो जब हम खाना खाते हैं, जब अपने इंटेस्टाइन के अंदर खाना जैसे पहुंचता है स्टोमक के अंदर, तो होता क्या है, अपने ब्लड के अंदर एक सिग्नल पहुंच जाता है, ब्लड के अंदर GLP का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। इसका क्या है, लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब हम खाना खाते हैं। तो जैसे खाना खाते हैं, स्टोमक में खाना पहुंचा, वहीं ब्लड में जाके GLP का लेवल बढ़ गया। अब इस GLP ने क्या किया, बीटा सेल को बोला कि अब खाना खाया है, ग्लूकोज आने वाला है, तो आप इंसुलिन का रिलीज बढ़ा दो। तो ग्लूकोज का मतलब बॉडी में ग्लूकोज पहुंचने से पहले इंसुलिन का लेवल बढ़ गया। जैसे खाना खाने के बाद ग्लूकोज अपने को मिला, उस इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कर लिया। तो ये GLP क्या कर रहा है, ये बीटा सेल को बोल रहा है कि इंसुलिन को रिलीज बढ़ा दो, क्योंकि जो इंसान है वो खाना खाना चालू कर लिया है। अब देखो ये GLP इसका मेटाबॉलिज्म भी होता है, किससे होता है, डाईपेप्टिडाइल पेप्टिडाइज से। इसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा तो ये इसका फंक्शन रुक जाएगा, मतलब इंसुलिन रिलीज नहीं होगा। तो हमने बाहर से ड्रग दे दी सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, उसने क्या किया, इस एंजाइम को इनहिबिट कर लिया। ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो ये जो GLP अपने ब्लड के अंदर रिलीज हुआ था जब हमने खाना खाया था, इसका लेवल और भी ज़्यादा बढ़ गया, इसका मेटाबॉलिज्म रुक गया इस वजह से। तो इसने क्या कि इंसुलिन का रिलीज ज़्यादा बढ़ा दिया, तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसका नाम है SGLT2 इनहिबिटर। इसके अंदर डेफाग्लिफ्लाजीन और केनाग्लिफ्लोजीन ये ड्रग है। इन दोनों के ड्रग के नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा क्योंकि नई क्लास है, तो आपको किस क्लास की ड्रग है ये इंपॉर्टेंट आना चाहिए। अब ये SGLT क्या है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर इनहिबिटर। तो होता क्या, अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है किडनी के अंदर, इसमें बहुत सारे
अपने बॉडी के अंदर वेस्ट जो रहते हैं उनका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, वो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ग्लूकोज भी आता है, बट ग्लूकोज का फिल्टर हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि ये जो सोडियम ग्लूकोज कोस ट्रांसपोर्टर है, ये क्या करता है, इसका वापस यहीं से रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। मतलब ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन होने ही नहीं देगा। ब्लड के अंदर ग्लूकोज रहता है, 90% रीअब्जॉर्प्शन ये करा देता है। तो ये आपको पता चल गया क्या करता है ये सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। किडनी के अंदर जो GFR होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वहाँ पे क्या करता है, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो हमने क्या किया, ये ड्रग देके ये इसको रोक दिया हमने, इस ट्रांसपोर्टर, ये जो ट्रांसपोर्टर इसको रोक दिया। तो हुआ क्या, ग्लूकोज का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था किडनी, वो नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि यूरिन के अंदर क्या ग्लूकोज का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। तो यही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके बाद एक लास्ट क्लास है, उसका नाम है GLP डेरिवेटिव। तो अभी मैं आपको बताया था GLP क्या है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड। ठीक है, तो ये ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है। तो ये क्या करता है आपको पता है, जब हम खाना खाते हैं स्टोमक के अंदर, जैसे खाना पहुंचता है तो ब्लड के अंदर GLP का लेवल बढ़ता है और ये इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा देता है। पर कुछ लोगों के अंदर क्या हो, GLP का लेवल इतना बढ़ता ही नहीं है, किस लोगों में ये सीक्रेट होता भी नहीं है। तो हमने क्या किया, इसके जैसा बाहर से एक डेरिवेटिव बना दिया जो काम इसकी तरह ही करेगा। तो ये एक्सटेनाटाइड और ये लीराग्लूटाइड, ये जो ड्रग है एक्सटेनाटाइड और लीराग्लूटाइड ड्रग, ये ड्रग क्या किया, GLP तरह ही एक्ट किया, उसने क्या इंसुलिन के रिलीज को बढ़ा दिया। तो ये इसका क्या है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो फाइनली हमने डायबिटीज़ की सारी ड्रग जो इम्पोर्टेंट उनके बारे में अच्छे से पढ़ा, शॉर्ट में पढ़ा, थोड़ा डिटेल में मेडिसिनल केमिस्ट्री वगैरह मैंने नहीं बताई। साइड इफेक्ट जिसके इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बताए, जैसे कि मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, सल्फोनाइल यूरिया की ड्रग का जो साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने आपको बताए। जिनके साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, वो सब मैंने आपको नहीं बताए। मेटफॉर्मिन जो ड्रग होती है वो क्या करती है, वो जो ज़्यादा ओबेस पर्सन रहते हैं, जो मोटे लोग रहते हैं, उन लोगों को मेटफॉर्मिन दी जाती है, क्योंकि मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट वो थिन भी करती है लोगों को। और सल्फोनाइल यूरिया क्या करती है, ये वेट गेन कराती है। तो जो लोग थिन पर्सन, उनको क्या दिया जाता है, सल्फोनाइल यूरिया दिया जाता है। एक और ड्रग है ग्वारगम, जो अभी हमने लास्ट में फाइबर में देखी थी। तो ग्वारगम क्या है, ये कुछ लोगों को मतलब डाइट ज़्यादा खाना, जो लोग ज़्यादा खाते हैं, जिनके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो हम क्या देते हैं उनको, ग्वारगम के 2-3 स्पून ग्वारगम उनको खिला देते हैं। तो ग्वारगम अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। जब स्वेल हो जाएगा तो स्टोमक भरा भरा लगेगा, तो उस पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। जब भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएगा, वो खाना नहीं खाएगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा नहीं। तो ग्वारगम भी ऐसे यूज किया जाता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के तौर पे। और इसी तरह एक और आपको पता है करेला, जिसको मोमोर्डिका इंडिका बोलते हैं, उसका भी रोल लेता है अपने डायबिटीज़ के अंदर। तो ये पूरा डायबिटीज़ कंप्लीट हो गया है। आप मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।